कि रेणु अपने पूरे युग में और ये कहा जाए कि गोदान के बाद जो उनका उपन्यास है मैलांचल, वो हिंदी का सबसे उत्कृष्ट उपन्यास है, सबसे महत्वपूर्ण उपन्यास है। इसलिए उस पर चर्चा होना ज़रूरी है और शताब्दी वर्ष में उसका फिर से मूल्यांकन हो और उन चीज़ों का भी मूल्यांकन हो जो 66 वर्ष पहले रेणु ने कही थी। वो चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। मित्रों, मैं अलीगढ़ में जब लगभग 1977 में मेरा पीएचडी और एमफिल में रजिस्ट्रेशन हुआ, तो एमफिल का विषय नई कहानी था और इस बहाने मुझे लगा कि नई कहानी पर बात हो। लेकिन 11 अप्रैल 1977 में रेणु जी की अचानक मृत्यु हुई, तो ये लगा कि नई कहानी में और नई कहानी के दौर में एक जो महत्वपूर्ण कथाकार हमारे बीच रेणु रहे, उनका मूल्यांकन नहीं हो पाया। इसलिए उस मूल्यांकन के लिए उस विषय में थोड़ा परिवर्तन किया गया और फिर विषय तय हुआ नई कहानी और रेणु। ये कहने की आवश्यकता नहीं है, आप सब लोग जानते हैं कि नई कहानी के दौर में जिन कथाकारों की चर्चा हुई, मतलब एक तो तिकड़ी की चर्चा बहुत हुई, राजेंद्र यादव, कमलेश्वर और मोहन राकेश, और नामवर जी ने एक अलग तरीके से निर्मल वर्मा पर चर्चा की और नई कहानी की उपलब्धि परिंदे को माना। और यह तय है कि परिंदे का प्रकाशन लगभग 1960 में हुआ और ठुमरी संग्रह का प्रकाशन 1959 में हुआ, एक वर्ष पहले, जिसमें कि उनकी 9 कहानियां हैं ठुमरी संग्रह में, लेकिन तीसरी कसम भी उसी में है, लाल पानी की बेगम है। लेकिन उस संग्रह की कोई चर्चा उस रूप में नहीं हुई जिस रूप में उसकी चर्चा होनी चाहिए। और ये कि जिस संगीतात्मकता की बात नामवर जी ने परिंदे कहानी में की या परिंदे संग्रह में की, वो संगीतात्मकता तो रेणु जी में ज्यादा है, लेकिन उनकी उस तरह से चर्चा नहीं हो पाई। यह दुर्भाग्य रहा। मैलांचल गोदान के 18 वर्ष बाद आया। यह संयोग है कि प्रेमचंद ने 1918 में पहला उपन्यास लिखा और अंतिम उपन्यास उनका गोदान 1936 का है। 1918 और 1936 के बीच में 18 वर्ष का समय है और यही 18 वर्ष के समय के बाद रेणु मैलांचल लेकर, और यह हिंदी का दुर्भाग्य है कि हमारे जो बड़े लेखक हैं, चाहे वो प्रेमचंद हों, चाहे आचार्य रामचंद्र शुक्ल हों या रेणु हों, सबकी मृत्यु लगभग 56 वर्ष की उम्र में हुई। तो जब रेणु की मृत्यु हुई तो हमें लगा कि ये 56 का जो वर्ष है वो हिंदी के लिए और हिंदी के लेखन के लिए और हिंदी के बड़े रचनाकारों के लिए, बड़े आलोचकों के लिए कष्टकर है। ये वह संयोग भी हो सकता है कि तीनों बड़े लोग थे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, प्रेमचंद और रेणु, लेकिन तीनों की मृत्यु 56 वर्ष की उम्र में हुई। मैलांचल का जब प्रकाशन हुआ तो आप सब जानते हैं कि पहला जो प्रकाशन था तो रेणु ने ही कराया, कोई प्रकाशक छापने को तैयार नहीं था। उनकी पत्नी ने अपने गहने दिए और वो गहने बिके। 700 रुपये का कागज उस समय आया और 900 रुपये छपाई में लगे। 1600 रुपये में मैलांचल छपा, रेणु ने ही छापा। लेकिन जैसे ही उसकी धूम मची और जब लगा कि मैलांचल तो बड़ा उपन्यास है और आचार्य नरेंद्र विलोचन शर्मा ने सबसे पहले संगोष्ठी में यह कहा कि गोदान के बाद का सबसे महत्वपूर्ण उपन्यास है, तो लोगों का ध्यान आकर्षित हुआ
और वह उपन्यास राजकमल प्रकाशन ने छापा। राजकमल प्रकाशन ने जब वो छापा तो जाहिर है कि राजकमल प्रकाशन के पास सुविधाएं जितनी हैं उतनी रेणु जी के पास नहीं थी, और जिन हाथों में उस उपन्यास को पहुंचना चाहिए था वो उपन्यास पहुंचा। अब प्रश्न यह है कि इस उपन्यास में महत्वपूर्ण क्या है मैलांचल में। मैलांचल की जो शुरुआत है, कोई भी जो उपन्यास है वो दो तरीके से पहचाना जाता है। पहला तरीका तो यह है कि एक लेखक जब उस उपन्यास को लिखता है तो किस तरह से लिखता है। आप देखिए कि गोदान की जिस तरह से शुरुआत है, हंसी मजाक से शुरुआत है, पति पत्नी एक दूसरे से ठिठोली कर रहे हैं, और जब मृत्यु होती है और जब उपन्यास समाप्त होता है तो हूरी की मृत्यु पर जाकर यह होता है। इसी तरह से मैलांचल में शुरुआत जब होती है तो रेणु लिखते हैं कि पूरे गांव में बिजली की तरह तुरंत खबर फैल गई कि बहरू चेथरी को मिलिट्री ने गिरफ्त कर लिया है और लोविन लाल के कुएं से बाल्टी खोल कर ले गए हैं। और जब अंत होता है तो अंत में जो कलीमुद्दीन घाट है जहां बावन दास की हत्या के बाद उसकी थैली टांग दी जाती है पेड़ पर नदी के किनारे, और लोग समझते हैं कि ये किसी पीर का वह है, तो एक औरत मनौती मांगने के लिए एक चिथड़ा और बांध करके आ जाती है। उपन्यास का अंत वहां जाकर के है, यानी इस बीच में सारी घटनाएं हैं। और रेणु जब मिलिट्री का जिक्र करते हैं तो मिलिट्री के जिक्र में रेणु यह भी बताते हैं कि 1942 की घटना उन्हें याद आती है जब कटिहार स्टेशन पर भुनी हुई मछलियों की तरह लोगों की लाशें पड़ी हुई थीं। ये 1942 है, लेकिन उपन्यास 1942 से शुरू नहीं होता। उपन्यास 1947 से लगभग 6 महीने पहले शुरू होता है। उपन्यास इसलिए भी बड़ा है कि आजाद भारत के पूरे ग्रामीण और राजनीतिक परिदृश्य को जिस तरह से रेणु उभारते हैं, और पहली बार मुझे ये लगता है कि पहली बार रेणु धरती की बात करते हैं, जमीन की बात करते हैं, जमीन के बंटवारे की बात करते हैं, जमीन के अधिकार की बात करते हैं कि जमीन पर किन किन लोगों का अधिकार है और किन किन लोगों के पास ज्यादा जमीन है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि बिहार में जो बड़े बड़े जो जमींदार थे, उन बड़े जमींदारों के पास जमीन भी बहुत बड़ी बड़ी थी। और मेरीगंज का जब रेणु जिक्र करते हैं तो सबसे बड़े जमींदार हैं वहां तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद मल्लिक, जिनके पास 1000 बीघे जमीन है। दूसरे नंबर पर बड़े जो जमींदार मठ हैं, मठ के पास 900 बीघे जमीन है। और तीसरे नंबर पर हैं राम कृपाल सिंह जो राजपूत हैं और जिनके पास 300 बीघे जमीन है। और चौथे नंबर पर हैं खिलावन यादव जिनके पास 150 बीघे जमीन है। अब रेणु 4 लोगों का जिक्र करते हैं और 4 लोगों की जमीन का भी जिक्र करते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आपसे कहा कि यह उपन्यास राजनीतिक दृष्टि से बड़ा परिपक्व उपन्यास है, लेकिन इसका दुर्भाग्य भी यह है कि चारों लोग राजनीति में सक्रिय नहीं हैं। तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद मलिक भी राजनीति में सक्रिय नहीं है, मठ भी राजनीति में सक्रिय नहीं है, राम कृपाल सिंह भी सक्रिय नहीं है और खिलावन यादव भी सक्रिय नहीं है। तो फिर सक्रिय राजनीति में कौन है? चूंकि ये राजनीतिक उपन्यास है, तो राजनीतिक उपन्यास के रूप में जब इसका मूल्यांकन करेंगे तो हम ये देखेंगे
कि गांव में जो सबसे पहले राजनीति को लेके जाते हैं वो जाते हैं बालदेव। बालदेव जब राजनीति को लेकर के गांव में जाते हैं तो बालदेव की स्थिति यह है, बालदेव यादव हैं, कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं और मेरीगंज में सबसे ज्यादा जो आबादी है वो यादवों की आबादी है। रेणु यह भी बताते हैं बालदेव अपनी मौसी के यहाँ रहने जाते हैं क्योंकि उनके पिता की मृत्यु हो गई थी और वो एक अजोधी भगत हैं जिनकी वो भैंस चराया करते थे, अनपढ़ हैं। उसी स्थिति में जब पिता की मृत्यु हो गई और गांव के लोगों ने उन्हें टूअर कहना शुरू कर दिया तो वो अपनी मौसी के यहाँ जाते हैं। मौसी विधवा हैं, अकेली हैं, बालदेव उनके यहाँ रहते हैं, लेकिन बालदेव का गांव में कोई सम्मान नहीं। धीरे धीरे अचानक एक दिन पूर्णिया का कार्यक्रम बनता है और पूर्णिया में वो रैली लेकर के जाते हैं गांव से और उस रैली में बहुत सारे लोग जाते हैं और उस रैली में रेणु इसलिए उस रैली के बारे में बता रहे हैं कि उस रैली में कालीचरण और वासुदेव भी जाते हैं। कांग्रेस की रैली है, कांग्रेस कार्यालय में है, रामकृष्ण आश्रम में, लेकिन वहां सोशलिस्ट पार्टी के लोग भी आते हैं और वो सोशलिस्ट पार्टी के लोग जब ये पूछते हैं कि मेरीगंज में सबसे ज्यादा आबादी किसकी है तो बताते हैं यादवों की, कि आप लोगों में से कौन कौन यादव है। तो इन दो लोगों को पकड़ते हैं जो नए लोग हैं, कालीचरण और वासुदेव। बाद में सुंदर भी जुड़ता है उनके साथ, लेकिन वहां कालीचरण और ये ज्यादा सक्रिय हैं और दोनों को अपने पार्टी कार्यालय ले जाते हैं और वहां सोशलिस्ट पार्टी कार्यालय ले जाते हैं और वहां सोशलिस्ट पार्टी की का शपथ पत्र भरवाते हैं, सदस्यता ग्रहण करते हैं वो लोग। गांव में मेरीगंज में पहले एक पार्टी थी, कांग्रेस पार्टी, लेकिन अब दूसरी पार्टी और जुड़ गई, सोशलिस्ट पार्टी। सोशलिस्ट पार्टी का जो सबसे बड़ा कार्यकर्ता है कालीचरण, वो खिलावन यादव के यहां उसके पिता कुकरू यादव भैंस चराया करते थे और खिलावन यादव भी बहुत पुराना जमींदार नहीं है। रेणु ने बताया है कभी कुछ दिनों पहले ही घी दूध बेच करके और पैसा कमाया और इधर उधर से पैसा कमा करके खिलावन यादव एक तीसरी शक्ति बना है। तीसरी शक्ति बना है क्योंकि इस उपन्यास में रेणु बार बार ये बात करते हैं कि 12 वर्ण के लोग इस गांव में रहते हैं मेरीगंज में और वो गांव की राजनीति को भी प्रभावित करते हैं। वह गांव की राजनीति पहले 2 वर्गों में बटी हुई थी, कायस्थ और राजपूतों में। 2 बड़े जमींदार थे कायस्थ और राजपूतों के। मठ की चूंकि कोई जाति नहीं होती इसलिए रेणु उसकी जाति के बारे में कोई विचार नहीं करते और इस दृष्टि से भी यह पहला उपन्यास है कि रेणु जाति की भी बात करते हैं और जमीन की भी बात करते हैं। और रेणु लिखते हैं कि खिलावन यादव के माध्यम से यादवों की एक तीसरी शक्ति गांव में उदय हुई है। अब बालदेव जो गांधीवादी हैं और कांग्रेस में बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं, कांग्रेस की नीति है कि चवन्निया मेंबर बनवाया जाए, चारानी का मेंबर। उन दिनों चारानी के मेंबर बनते थे। कांग्रेस का खर्चा होता है तो उस खर्चे को मठ के महंत देते हैं। आप जानते हैं कि जो पैसे वाला है और जो इस तरह के जो मठ हैं, या आज मठ भी हैं और पूंजीपति भी हैं, दोनों ही राजनीतिक दलों को सदस्यता दे रहे हैं, तो वहाँ उस तरह के पूंजीपति तो उस तरह के गांव में है नहीं। मेरीगंज में केवल मठ है जो पहले कांग्रेस को भी चंदा दे रहा है और बाद में सोशलिस्ट पार्टी को भी चंदा दे रहा है। एक तीसरा राजनीतिक दल और है गांव में जिसके बारे में रेणु बताते हैं, काली टोपी वाले संयोजक जी। काली टोपी वाले संयोजक जी का काम है कि वो कहते हैं कि इस भारत भूमि से ये आर्यावर्त है और इस आर्यावर्त से
हम लोगों को मिलिच्छों को बाहर करना है और हिंदू राष्ट्र स्थापित करना है। महाराणा प्रताप और शिवाजी का राज्य स्थापित करना है। तलवार और लाठी भाले वो लोग चलाते हैं। शाम को रोजाना उनका सभाएं होती हैं, शाखाएं होती हैं और उसमें लाठी भाला चलता है और उसकी ट्रेनिंग दी जाती है। और संयोजक जी की कोई राजनीतिक दृष्टि नहीं है, क्योंकि देश का राजनीतिक आंदोलन चल रहा है, आज़ादी का राजनीतिक आंदोलन चल रहा है। लेकिन उस आंदोलन पर संयोजक जी कोई बात नहीं करते। वो बात करते हैं तो केवल इस पर कि हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है। बालदेव अनपढ़ हैं। बालदेव उस तरह से जो कांग्रेस की नीतियां हैं उन नीतियों को लेके गांव में नहीं जाते। उनका प्रभाव तो है गांव में, क्योंकि यादव तीसरी शक्ति हैं, जैसा रेणु ने बताया। और खिलावन यादव ये देख करके कि ये कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और इनको कांग्रेस के बड़े नेता जानते हैं, इसलिए वो अपने घर लेवा के ले गए और घर ले गए, उनकी सेवा की, उनको घर में रखा, उनको सम्मान दिया। लेकिन उनसे यह भी अपेक्षा की कि बालदेव उनकी सहायता करें। लेकिन बालदेव किसी प्रकार की सहायता नहीं करते। बालदेव की कमजोरी यह है कि केवल अनपढ़ होना बालदेव की कमजोरी नहीं है, बल्कि बालदेव की कमजोरी यह है कि उन्होंने गांधी के जो अहिंसा को एक कमजोरी की तरह मान लिया है, जबकि गांधी तो ताकतवर थे। और गांधी जी तो ये कहा करते थे कि हर बड़ी से बड़ी ताकत के सामने जो अहिंसा है वो डट के टक्कर लेगी। लेकिन बालदेव अपने नाम के आगे आ का डंडा भी नहीं लगाते, बलदेव लिखते हैं। लोग मजाक में पूछते हैं कि बालदेव जी आ का डंडा क्यों नहीं लगाते हो, तो दूसरे मजाक में कहते हैं कि इसे हिंसावाद होने का डर है। ये जो हिंसावाद है वो बालदेव की कमजोरी है। और कमजोरी के दो उदाहरण तो कम से कम रेणु ने दिए ही हैं। पहला उदाहरण रेणु ने दिया है कि जब मठ पर महंत सेवादास की मृत्यु हो जाती है और दूसरे महंत की नियुक्ति होनी है, तो उस नियुक्ति में जो लक्ष्मीदासेन है वो ये चाहती है कि जो मठ का आदमी है उसकी नियुक्ति हो। लेकिन एक लरसिंह दास आते हैं, वो लगातार गांजा पीते हैं और पूरा नशा करते हैं, पूरे दिन गालियां बकते हैं, लक्ष्मी को गाली बकते हैं और इतनी बुरी बुरी गाली बकते हैं लक्ष्मी को कि लक्ष्मी रोने लगती है कि ये कौन सा दिन आ रहा है मेरे लिए। बालदेव से उसे अपेक्षा है। क्योंकि बालदेव से अपेक्षा क्यों है कि बालदेव को जब वो बीजक देती है पढ़ने के लिए, जो नाथ पंथ का है बीजक, जब बीजक देती है पढ़ने के लिए, तो उस बीजक में लक्ष्मी की महक आती है उन्हें, बालदेव को। यानी अंदर अंदर एक प्रेम का जो सूत्र लक्ष्मी की तरफ से भी जुड़ रहा है और बालदेव की तरफ से भी जुड़ रहा है। बालदेव भी इस बात को मानते हैं और लक्ष्मी भी इस बात को मानती है, लेकिन बालदेव उनकी कोई सहायता नहीं करते, जबकि पूरी अपेक्षा है। लक्ष्मी को न तहसीलदार से अपेक्षा है, न खिलावन यादव से अपेक्षा है, न राम कृपाल से अपेक्षा है। केवल अपेक्षा है तो बालदेव से अपेक्षा है। लेकिन बालदेव शांत रहते हैं। कालीचरण उठ के खड़ा होता है और कालीचरण उठ के खड़ा होता है और कालीचरण कहता है ये किसी के बाप दादी की जमीन नहीं है, ये हमारी जमीन है, हमारे पुरखों की जमीन है। जो मठ की जमीन है 900 बीघे, वो हमारे पुरखों की दान की हुई जमीन है। इस पर हमारा अधिकार है और इस पर जो कोई महंत बनेगा वो हमारे गांव का आदमी बनेगा, कोई बाहर का आदमी नहीं बनेगा। और लरसिंह दास गांजे के नशे में जब बोलने खड़ा होता है, गाली देना शुरू करता है, तो जो कालीचरण है, कालीचरण जूता उतार के उसको पीटना शुरू कर देता है। और रेणु ने एक बड़ा लंबा चित्र उसका प्रस्तुत किया है कि कैसे गांव के बच्चे तमाशा देखने के लिए पीछे पीछे दौड़ रहे हैं और नरसिंह दास की दाढ़ी बिखर गई है, बाल बिखर गए हैं और नरसिंह दास दौड़ा हुआ चला जाता है। उसका जो नशा है वो हिरन हो गया है, दूर हो गया है। कुत्तों ने भौंक भौंक करके इतनी बुरी हालत हो गई है कि उनका गला बैठ गया है। और अंत में जो मठ का महंत है वो रामदास बनता है, जो सेवादास का शिष्य भी है और बेरीगंज का रहने वाला है।
यह विजय, यह पहली विजय कालीचरण की वजह से लक्ष्मी को मिली। लक्ष्मी जो चाहती थी वो उसका कहना पूरा हुआ। दूसरा एक उदाहरण रेणु ने दिया है कि जब गांव में हैजा फैल गया है और डॉक्टर प्रशांत आते हैं और ये कहते हैं कि गांव में सब लोगों को पकड़ पकड़ करके मेले में ये तय होता है कि मेले में सब लोग जुड़ेंगे, इसलिए पकड़ पकड़ करके लोगों को हैजे का टीका लगाया जाए और कुएं में दवाई डाल दी जाए। आपको आश्चर्य होगा कि बालदेव उसका भी विरोध करते हैं। वो तो एक तरह की महामारी है जो गांव में फैल रही है, लेकिन उस महामारी को बालदेव नहीं देखते, बल्कि बालदेव के मन में यह है कि इससे हिंसावाद फैलेगा, हिंसा होगी, जब जबरदस्त पकड़ेंगे तो हिंसा होगी, और बालदेव उससे अलग हो जाते हैं। कालीचरण अपनी पूरी टीम के साथ जाता है। कालीचरण, वासुदेव और सुंदर तीनों वहां जाते हैं और तीनों लोगों को पकड़ पकड़ करके डॉक्टर की सहायता करते हैं और उनको सुइयां लगाई जाती, इंजेक्शन लगाए जाते हैं और हैजे को फैलने से रोकते हैं। दो बड़े उदाहरण हैं इस बात के कि हमने गांधी को किस तरह से समझा है। गांधी वो इतनी कमजोर अहिंसा नहीं है। अहिंसा इतनी कमजोर होती तो गांधी उन अंग्रेजों से टक्कर नहीं ले सकता था जिन अंग्रेजों से गांधी जी ने टक्कर ली। गांधी जी बार बार ये कहते थे कि बलवान का जो शस्त्र है वो अहिंसा है, कमजोर का जो अस्त्र है वो अहिंसा नहीं है। अहिंसा के रास्ते पर चल करके व्यक्ति बलवान हो जाता है, लेकिन बालदेव कमजोर होते हैं और उन्होंने केवल इतना समझा है कि यह जो गांधी जी की जो हिंसा है वो केवल मार पीट में, गाली गलौज में, बुरे शब्द बोलने में ही जो है हिंसा है। इसलिए वो उनका दो महत्वपूर्ण अवसर गांव में आते हैं और दोनों महत्वपूर्ण अवसरों पर बालदेव साथ नहीं देते। लेकिन सोशलिस्ट पार्टी के सचिव ये पूछते हैं कालीचरण से कि गांव में चूंकि यादव हैं तो सैनिक एक यादव हैं उन और पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनको भेजा जाए गांव में, मेरीगंज में। कालीचरण सभा आयोजित करते हैं और सैनिक जी लंबा चौड़ा भाषण देते हैं। वो भाषण भी बड़ा याददाश्त करने योग्य भाषण है, जिसमें वो कहते हैं कि मित्रों, जिस तरह से सूरज का डूबना तय है उसी तरह से सामंत और पूंजीवादियों का डूबना भी तय है। इनका भी नष्ट उसी तरह से, ये भी उसी तरह से नष्ट होंगे जैसे शाम को सूर्य डूबता है। इनका भी सूर्य उदय होगा, सूर्य समाप्त होगा। दूसरी बात वो कहते हैं कि जो जोतेगा वो बोएगा और जो बोएगा वो काटेगा और जो काटेगा वो खाएगा। जमीन पर अधिकार केवल किसान का है, किसी जमींदार का अधिकार नहीं है किसान उनकी जमीन पर। इसलिए जमीन पर अधिकार करिए। गांव के लिए बहुत बड़ी खबर थी। बालदेव ने इस बारे में कभी नहीं कहा। बालदेव ने कभी इस बात की चर्चा नहीं की कि जमींदारी खत्म होगी और जमींदारी खत्म होने के साथ साथ किसानों का, उनकी जो जमींदारों की जो जमीन है उन पर किसानों का कब्जा हो जाएगा। ये बड़ा क्रांतिकारी वक्तव्य था उनका, ये सामान्य वक्तव्य नहीं था। कालीचरण इस बात को लेकर के 300 लोग मेंबर बनते हैं उस सभा में। गांव में 300 लोगों का मेंबर बनना सामान्य बात नहीं है। और रेणु यह भी स्पष्ट करते हैं कि जो संथाल हैं, जो गांव से बिल्कुल अलग रहते हैं, जो बड़े मेहनती लोग हैं, उनका बच्चा बच्चा तक मेंबर बना। एक आदमी है जिसका 13 साल का बच्चा है, वो आकर के कहता है कि 13 साल का ये बच्चा है मेरा, इसकी मूछें नहीं आई है लेकिन ये बड़ा है, बालक नहीं है ये, इसको भी मेंबर बना लीजिए। यानी संथालों में एक उमंग है, एक उत्साह है, एक आशा है, एक विश्वास है कि जब जमीन का बंटवारा होगा तो जमीन उन्हें भी मिलेगी, क्योंकि अभी तक वो केवल जमीन पर काम करते रहे हैं। जमीन पर अधिकार उन लोगों का नहीं हुआ है। जमीन पर अधिकार ये 4 जो लोग हैं, केवल इन्हीं लोगों का जमीन पर अधिकार है। गांव में संघर्ष होता है। किसके लिए संघर्ष होता है? जब जमींदारी
प्रथा खत्म होती है और 40BT एक नियम बनता है। और 40BT नियम में यह है कि जमीन जिसके कब्जे में है, जमीन पर उसी का अधिकार है और जमीन पर उसी का अधिकार रहेगा। कांग्रेस पार्टी इसमें भी कोई काम नहीं करती है, बालदेव इसमें भी आगे नहीं आते हैं। और किसानों को या किसानहीनों को, क्योंकि गांव में 70% तो वो लोग हैं जिनके बारे में रेणु ने बताया है कि जिनके पास जमीन नहीं है, संथाल हैं जिनके पास जमीन नहीं है, जो जमींदारों की खेती में काम करते हैं। कांग्रेस उसके बारे में नहीं बताती, बताता है कालीचरण। लेकिन राजनीति यह है कि ये जो तहसीलदार हैं विश्वनाथ प्रसाद मलिक, वो इतने तेज तर्रार हैं जिनके लिए रेणु ने लिखा है कि यदि उनकी बही में किसी ने का भी लिख दिया तो पूरी जो है वो तैयार कर लेते हैं उसके विरोध में, जो भी उन्हें लिखना होता है। और वो लिखते हैं कि जर्मन का जो स्पार्ट है, स्पार्ट यानी एक्सपर्ट, जो जर्मन का स्पार्ट है वो भी उसको बेईमानी को नहीं पकड़ सकता है, इतने चतुर हैं अपनी तरह से चीज़ों को बदलने में। वह तहसीलदार कालीचरण को बुलाते हैं, राम कृपाल सिंह को बुलाते हैं, सब लोगों को बुलाते हैं, गांव में सभा करते हैं और ये कहते हैं कि देखो गांव की इज्जत है। बाहर का आदमी आए और आक्रमण करे तो गांव की इज्जत के लिए उस पर उसका जवाब दिया जाना चाहिए। और कालीचरण को समझाते हैं, लेकिन कालीचरण भी पढ़ा लिखा नहीं है। वो ये तो जानता है कि जमीन पर अधिकार होना चाहिए जिनके पास जमीनें नहीं हैं, लेकिन वो ये नहीं जानता कि जो तहसीलदार की जो राजनीति है इसका क्या जवाब दे, और उनकी राजनीति के चक्कर में आ जाता है। इससे पहले रेणु ये बताते हैं कि तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद मलिक ने तहसीलदारी से इस्तीफा दे दिया है और तहसीलदारी अब हरगौरी सिंह को मिल गई है, राजपूतों को मिल गई है। दोनों पास बैठे हैं और पास बैठ करके बही खाता तैयार कर रहे हैं। और रेणु एक टिप्पणी करते हैं कि कायस्थ और राजपूत एक हो गए हैं, स्वराज आ गया है देश में। ये एक तरह का व्यंग है कि यह स्वराज कायस्थ और राजपूतों के माध्यम से आया है, किसी दलित, किसी पिछड़े वर्ग और किसी भूमिहीन के माध्यम से नहीं आ रहा है, बल्कि उन लोगों के माध्यम से आ रहा है जो लोग अभी तक अंग्रेजी राज का भी सुख भोगते रहे और आगे का भी सुख वही भोगेंगे। हरगौरी सिंह जानता नहीं है, उस तरह की राजनीति में विशेषज्ञ नहीं है, वो उस तरह की राजनीति नहीं जानता जो तहसीलदार जानते हैं। इसलिए उसकी समझ में यह भी नहीं आता कि तहसीलदार न कालीचरण की समझ में आता है, न हरगौरी सिंह की समझ में आता है। और जब संथाल तहसीलदार की 40 बीघा जमीन पर कब्जा करने के लिए आते हैं, चढ़ाई करते हैं, तो सबसे पहले जो नया तहसीलदार है हरगौरी सिंह, वही जाता है और तीर लगता है और मारा जाता है। ये स्थिति है। पराई जमीन पर थानेदार आता है, थानेदार उससे यही कहता है, पूछता भी है उसके पिता को, राम कृपाल सिंह को, कि जमीन तो तहसीलदार की थी, विश्वनाथ प्रसाद मलिक की थी, हरगौरी वहां क्या करने गए थे? उनके पास कोई जवाब नहीं है। उनके पास यह भी जवाब नहीं है कि उन्हें भ्रमित किया गया गांव की एकता के रूप में, और हरगौरी सिंह उस भावुकता में आ गए और जाकर के उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन तहसीलदार यहीं तक सीमित रहने वाले नहीं थे, बल्कि तहसीलदार ने एकांत में जाके राम कृपाल सिंह को, जिसका बेटा मर गया है, जवान बेटा मर गया है, उस राम कृपाल सिंह को कहते हैं कि एसपी ने कहा है कि ये सब लोग राजपूत टोले के सारे लोग बंधेंगे पुलिस के चक्कर में, और यदि 5,000 रुपये रिश्वत नहीं दी तो जेल जाना तो पक्का है। वो कहते हैं कि पैसा कहाँ है? तहसीलदार उनकी ज़मीन कब्जे में गिरवी रख करके उन्हें 5,000 रुपये कर्ज देते हैं और जो भी वहाँ आगे जाके देते हैं। बहरहाल आज़ादी मिलती है, और आज़ादी मिलने के साथ ये एक संयोग है। और मैं ये कहता हूँ संयोग रेणु इसलिए लाए कि आज़ादी मिलने के बाद ये निर्णय होता है उसका सेशन जज का कि गांव के जितने लोग थे वो सब छूट गए
और 10 संथालों को दामुल हौज हुआ है, यानी आजीवन कारावास हुआ है। लड़ाई ज्यादातर इन लोगों ने लड़ी, लेकिन सजा मिली संथालों को, जो भूमिहीन थे, जो जमीन पर कब्जा करने आए थे, उस 40 BT एक्ट के तहत कब्जा करने आए थे। लेकिन वो दुष्परिणाम उनको भोगना पड़ा, क्योंकि न उनके पास कोई रसूख थे, न उनके पास पैसा था, और न उनके पास कोई तहसीलदार जैसा तेज चालाक आदमी था। तहसीलदार छत पर बैठ कर के हिसाब कर रहे हैं कि गांव में मुकदमा भी हुआ, सेशन कोर्ट तक चला, लड़ाइयाँ हुई, तहसीलदारी भी दूसरे हाथों में गई, लेकिन इसका फायदा किसको हुआ? तो कहते कि इसका फायदा मुझे हुआ। केवल फायदा ये हुआ कि तहसीलदारी मैंने उस समय दी जबकि वो कुत्ते के गले की सूखी हड्डी की तरह हो गई थी, जिसमें कोई खून नहीं था। जब मुझे लगा कि आज़ादी आने वाली है, तो मैंने तहसीलदारी हरगौरी सिंह को दे दी और त्याग पत्र दे करके घर आ गया। मुकदमा चला, जमीन मेरी नहीं गई, जमीन गई रामकृपाल सिंह की, खिलावन यादव की, जो उनके पास गिरवी है। उन्हें तो 5,000 रुपये का फायदा ही हुआ, नुकसान उन्हें कोई नहीं हुआ। अब छत पर बैठ करके वो फिर से सोचते हैं कि एक जमीन बची है, एक जमीन का टुकड़ा बचा है, जो बड़ी धनहर जमीन है, जिसकी उपजाऊ जमीन को, उपजाऊ फसल को देख करके लोग पुत्र शोक को भी भूल जाएं। इतनी उपजाऊ जमीन है, उस उपजाऊ जमीन को और कब्जे में करना है। और रेणु पूरा विवरण देते हुए बताते हैं कि निकट भविष्य में उस जमीन पर भी कब्जा कर लेंगे। ये जो पूरा आंदोलन है, जो आजादी के लिए किया गया था, वो एक तरह का जमीन का आंदोलन था। एक बात और रेणु स्पष्ट करना चाहते हैं कि आजादी की लड़ाई जिन मूल्यों के लिए लड़ी जा रही थी, वो मूल्य गांव की राजनीति में नहीं थे। गांव की राजनीति में शुद्ध रूप से जातिवाद था, और वो पूरी की पूरी लड़ाई जातिवाद के लिए लड़ी जा रही थी, जातिवाद के आधार पर लड़ी जा रही थी। और वो बड़े लोग लड़ रहे थे लाभ उठाने के लिए। जैसे रेणु ने यह बताया कि तहसीलदारी जाने के बाद विश्वनाथ प्रसाद मलिक कांग्रेस के मेंबर बने। सब लोग 54 मेंबर बनते हैं, लेकिन विश्वनाथ प्रसाद मलिक 400 रुपये के नोट दिए, उन्हें 400 रुपये के मेंबर बने। और रेणु ने लिखा कि देखते नहीं हो, खड़खड़ाटे नोट, मानदाता तम्बाकू जैसे खड़खड़ाटे नोट तहसीलदार साहब ने दिए हैं, 400 रुपये के मेंबर बने हैं। सब लोग 4 आने के मेंबर बनते थे कांग्रेस में। और उसी का परिणाम यह हुआ कि जो बालदेव के हाथ में राशन का कपड़ा बांटने का और मिट्टी का तेल बांटने का काम दिया गया था, वह विश्वनाथ प्रसाद मलिक को दे दिया गया। और विश्वनाथ प्रसाद मलिक जिला कांग्रेस के मेंबर भी हो गए, जो कि बालदेव भी नहीं बन पाए थे। सारी जिंदगी भर बालदेव ने मेहनत की, कांग्रेस पार्टी को बीरीगंज में बालदेव ने जमाया, लेकिन लाभ की जब स्थिति आई तो विश्वनाथ प्रसाद मलिक ले गए। इसलिए रेणु बालदेव की मन स्थिति को लेकर के लिखते हैं कि बालदेव का मन उदास रहता है, और बालदेव को लगता है कि जिस कांग्रेस के लिए और जिस चौधरी जी को, कांग्रेस की जो सेक्रेटरी थे चौधरी जी, जिस चौधरी जी को देवता की तरह हमेशा पूजा और माना, जिनकी कोई आज्ञा की अवज्ञा नहीं की, उन चौधरी जी ने एक बार भी नहीं सोचा कि बालदेव के मन पर क्या गुजरती होंगी। और बालदेव निराश होकर के लक्ष्मीदासन के पास जाते हैं और उन्हें अपनी पीड़ा बताते हैं। और लक्ष्मीदासन चूंकि अकेली हैं, और रामदास उन्हें परेशान भी कर रहा है, जो नया महंत बनाए हैं, तो वो बालदेव से अपने मन की बात लक्ष्मीदासन करती है। और बालदेव को उनके बीजक में और उनमें जो मोह गंध मिलती है, वो मोह गंध जिसके बारे में रेणु बार बार कहते हैं कि उनके मन में जो प्रेम का सूत्र पनप रहा था, बालदेव को वहाँ जाकर के शांति मिलती है। और अंत में लक्ष्मी फिर मठ से अलग भी हो जाती, क्योंकि जो महंत सेवादास थे
वो 30 बीघा जमीन और एक कलमी आम का बाग और कुछ गाय उनके नाम कर गए थे। उनको लेकर के वो अलग हो जाती है और बालदेव की स्त्री हो जाती है मटकी कोठारिन से। मित्रों, इस उपन्यास में 4 पात्र, तीन स्त्रियां प्रमुख रूप से आती हैं और वो 3 स्त्रियां लक्ष्मी कोठारिन, कमला और फुलिया। ये एक संयोग है कि लक्ष्मी दासिन के संपर्क बालदेव से होते हैं और कमला जो तहसीलदार की बेटी है उसके संबंध डॉक्टर प्रशांत से होते हैं और फुलिया के संबंध खलासी जी से होते हैं। लेकिन तीनों जो स्त्रियां हैं वो अलग रास्ते पर चलती हैं। 1952-53 में जब रेणु नेपाली क्रांति से लौट करके आए थे, तब से उन्होंने मैलांचल को लिखना शुरू किया था, लगभग 66 वर्ष पहले, 66-67 वर्ष पहले। उस समय प्रेम विवाह दिखाना सामान्य घटना नहीं थी, बड़ी घटना थी। और रेणु ये बताते हैं कि वो जो डॉक्टर प्रशांत है वो कैसे वहाँ तहसीलदार के यहाँ जाते हैं और तहसीलदार के यहाँ जाकर के और कमला का इलाज करते करते उनके प्रेम संबंध पनपते हैं। ये बात तहसीलदारनी को भी मालूम है और तहसीलदार को भी मालूम है और गांव के लोगों को भी मालूम है। लेकिन जो तहसीलदार का जो एक व्यक्ति है जो उनकी बात को गांव में फैलाता भी है और उनकी गलत बात को काटता भी है और जो गलत जो अफवाहें उड़ती हैं उनका जवाब भी देता है, वो गांव वालों को कहता है कि तहसीलदार साहब के बच्चे की तरह डॉक्टर जाते हैं और बच्चे की तरह, चूंकि कमला बीमार रहती हैं और कमला का इलाज ज़रूरी है, सब जगह तहसीलदार साहब ने दिखा लिया है, उसका कोई इलाज नहीं हो सका है, लेकिन डॉक्टर प्रशांत के इलाज से कमला ठीक हो रही है। लोगों को विश्वास भी हो जाता है कि डॉक्टर तो होशियार है, लोभी भी नहीं है, रिश्वत भी नहीं लेता है, पैसे बनाने का भी उसे कोई शौक नहीं है, रात और दिन गांव की सेवा में लगा हुआ है। इस तरह के डॉक्टर पर क्या विश्वास करना। मित्रों, कुछ लोग जो गांव में जो राजनीति को लेके जाते हैं या राजनीतिक चेतना को लेके जाते हैं, उनमें बालदेव, कालीचरण और डॉक्टर प्रशांत, तीनों की जो पृष्ठभूमि है वो बहुत अच्छी नहीं है। बालदेव की मैंने बताई था कि जो अयोधी भगत की भैंस चराया करते थे। कालीचरण जो सोशलिस्ट पार्टी के नेता हैं वो खिलावन, उनके पिता खिलावन यादव के बैल चराया करते थे। और जो डॉक्टर प्रशांत हैं उनके बारे में किसी को कुछ पता नहीं है, केवल इतना पता है कि वो नेपाल से हैं और उनके पिता का नाम मालूम नहीं है क्या है। पिता का नाम उन्होंने अपनी तरफ से ही अनिल कुमार बनर्जी रख लिया था, लेकिन उन्हें अपने असली पिता के बारे में मालूम नहीं है। लेकिन उपाध्याय परिवार ने, और उपाध्याय परिवार यानी एक तरह का नेपाल का कोइराला परिवार को नाम दिया है रेणु ने, उपाध्याय परिवार, उस कोइराला परिवार ने उन्हें पाल पोस के बड़ा किया, डॉक्टर हुए और डॉक्टर हुए तो मीरीगंज में आए, वो भी अज्ञात कुलशील है। लेकिन तीनों गांव में राजनीतिक चेतना को लेके आते हैं। लेकिन उस राजनीतिक चेतना का हश्र क्या होता है रेणु यह भी बताते हैं, क्योंकि यह रेणु के एक तरह से मोहभंग का भी उपन्यास है। मोहभंग का उपन्यास में इसलिए कह रहा हूं कि रेणु जब नेपाली क्रांति से लौट के आए थे तो सोशलिस्ट पार्टी में रहा करते थे और उसके अखबार का संपादन करते थे, सोशलिस्ट पार्टी के अखबार का संपादन करते थे। एक दिन भूखे थे, भुजिया मंगाई नीचे से, और रेणु की आदत थी कि जो भी पर्ची होती थी उस पर्ची को पढ़ा करते थे। रेणु ने वो पर्ची पढ़ी और उस पर्ची पर यह लिखा था, जिसमें भुजिया रख के आई थी, उसका कागज में यह लिखा हुआ था कि यदि समान रूप से आपकी रुचि या हस्तक्षेप राजनीति और साहित्य में है तो साहित्य में जाने वाला समझदार होता है। रेणु ने तय कर लिया कि समझदारी का काम करना चाहिए और अब साहित्य में चलना चाहिए।
और राजनीति को छोड़ करके साहित्य में आए। लेकिन रेणु की मृत्यु के बाद एक लेख छपा था, शायद रविवार में छपा था, और उस लेख का शीर्षक था टूटते बिखरते सपनों की दास्तान। उस लेख में रेणु ये बताते हैं कि जिन मूल्यों को लेकर के मैं राजनीति में गया था, मैंने राजनीति तो छोड़ दी, लेकिन उन मूल्यों को लेकर के साहित्य में आया। और जब साहित्य में आया तो साहित्य की उन्होंने एक परिभाषा दी, और यह परिभाषा मुझे लगता है कि ये बड़ी अच्छी परिभाषा है साहित्य की, कि रेणु ने कहा कि समाज को मानवीय बनाना और मनुष्य को सामाजिक बनाना साहित्य का काम है। मुझे लगता है ये बड़ी परिभाषा है साहित्य की, कि साहित्य का काम लोगों को मानवीय बनाना है और समाज को मानवीय बनाए रखना है। तो जब मानवीय समाज हो जाएगा और मनुष्य सामाजिक हो जाएगा तो आधी चिंताएं तो वैसे ही दूर हो जाएंगी। लेकिन जैसा मैंने आपसे कहा कि यह रेणु के मोहभंग का भी समय है, क्योंकि रेणु राजनीति को छोड़ करके आ गए थे, इसलिए बालदेव राजनीति से अलग हो गए हैं। और बालदेव अंत में यह कहते हैं कि मैं तो अपने गांव जाऊंगा चंदन पट्टी, गांव में जाति की राजनीति करूंगा। जाति सबसे बड़ी है, जाति से बड़ा कोई नहीं है। और उनका समर्थन बालदेव करते हुए कहते हैं कि ये पटनिया रोग है जो ऊपर से आया है, ये मेरी गंध से या नीचे से नहीं फैल रहा है, ये रोग ऊपर से आ रहा है। और अब तो स्थिति यह हो गई है कि हर एमएलए को अपनी टोपी पर अपनी जाति लिख लेनी चाहिए। जिस जाति का ज़्यादा एमएलए होगा वही मुख्यमंत्री होगा और उसी का साम्राज्य होगा, और जाति का साम्राज्य इस तरह से फैल रहा है। यह बात बालदेव समझते तो पहले से ही थे, लेकिन अंत में जब सारी चीज़ें और सारे अधिकार उनके छिन जाते हैं और गांव में बिल्कुल अकेले पड़ जाते हैं तो ये चीज़ें उनकी समझ में आती हैं। इधर सोशलिस्ट पार्टी के जो नेता हैं खिलावन यादव गांव में एक डकैती पड़ती है और डकैती में पुलिस उनका नाम लिखवा देती है कि खिलावन भी उस डकैती में था। खिलावन को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है, डॉक्टर को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है, वासुदेव और सुंदर भी पकड़े जाते हैं, बहुत सारे लोग पकड़े जाते हैं गांव के उस डकैती में। अचानक खिलावन के मन में ये आता है कि चूंकि सोशलिस्ट पार्टी का नेता है और पार्टी की बड़ी बदनामी हो रही है कि पार्टी में ये विरोधी ये प्रचार कर रहे हैं कि सोशलिस्ट पार्टी के लोगों ने ये डकैती डाली है, इसलिए वो एक बार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव को कार्यालय में जाकर के ये बता देना चाहते हैं कि ये इस डकैती में हम लोगों का हाथ नहीं है। इसलिए वो जेल कूद करके जाते हैं, जांघ में उनकी गोली भी लगती है। जैसे तैसे करके बहुत परेश खून की धार बह रही है, वो पार्टी कार्यालय जाते हैं, सचिव से दरवाज़ा खटखटाते हैं, सचिव बाहर आते हैं, उनसे बात करते हैं और सचिव कहते हैं तुम्हारी जांघ में गोली लगी है, तुम्हारी तो छाती में गोली लगनी चाहिए थी, डकैत मैं मुझे तुमसे बात नहीं करनी। ये एक निराशा का समय है और निराश होकर के बाद जो खिलावन यादव हैं वो लौट करके आ जाते हैं और उनका धीरे धीरे क्षरण होता है सोशलिस्ट पार्टी का। गांव में अब जो कांग्रेस पार्टी है उस पर अधिकार हो गया विश्वनाथ प्रसाद मलिक का, जो पहले तहसीलदार थे, और सोशलिस्ट पार्टी जो बड़ी क्रांतिकारी पार्टी थी, जो गांव में जमीन के मुद्दों को लेकर के गई थी, जो बड़े क्रांतिकारी मुद्दों को लेकर के गई थी, जो साम्राज्यवाद और जो इनके जमींदारी प्रथा के विरोध में गई थी, वो सोशलिस्ट पार्टी भी कमजोर कर दी गई बड़े नेताओं के द्वारा। और डॉक्टर तो बहुत बाद में फिर छूट करके आ जाता है, उनके एक मित्र है ममता, वो छुड़ा करके लाते हैं। मित्र एक और पात्र है इसमें जो बड़ा महत्वपूर्ण पात्र है, जिसे रेणु जी ने भी लिखा कि ये मेरे उपन्यास का बड़ा महत्वपूर्ण पात्र है, बावन दास। बावन दास बहुत छोटा सा आदमी है, लगभग 1.5 फुट का आदमी है, आवाज बहुत भारी है, लेकिन कांग्रेस का कार्यकर्ता है, गांधी को बहुत मानते हैं और इतना मानते हैं कि गांधी उन्हें भगवान कहते हैं, बावन भगवान कहते हैं। गांधी जब चिट्ठी लिखते हैं तो उन्हें प्रणाम लिखते हैं और गांव के लोग इसी बात से बड़े प्रसन्न होते हैं और सम्मान उनका करते हैं कि बावन दास को तो महात्मा गांधी तक मानते हैं, पंडित जवाहरलाल तक मानते हैं। इतने बड़े नेता हैं बावन दास। और एक जगह का जिक्र किया है रेणु ने कि एक सभा हो रही है और उस सभा में बावन दास
बोलने के लिए खड़े होते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू भी उस सभा में आए हुए हैं। माइक ऊंचा है, माइक जो ऑपरेटर है उसको ठीक करता है, लेकिन वहां तक वो ठीक नहीं हो पाता। पंडित जवाहरलाल नेहरू तुरंत उठते हैं और माइक को नीचा करके बावन दास से कहते हैं कि अब बोलिए। और दूसरे दिन खबर आती है नेशनल हेराल्ड में कि भाषण देने वाले बावन दास और माइक ऑपरेटर पंडित जवाहरलाल नेहरू। हमारे पाठ्यक्रमों में महिला आंचल यहाँ भी चलता है, सब जगह चलता है। कई बार विद्यार्थी लोग पूछते हैं कि क्या सर पंडित जी ने ऐसा किया होगा? तो मैं अक्सर कहता हूँ कि ये पंडित जी ही कर सकते थे। दूसरा कोई प्रधानमंत्री इतना लोकतांत्रिक नहीं हो सकता। ये केवल पंडित जी थे जो कि इस तरह का कर सकते थे कि जब ऑपरेटर से माइक ठीक नहीं हो रहा है तो उठ करके वहाँ गए और माइक ठीक कर दिया। वो बावन दास जो गांधी जी का भक्त है, जो गांधी जी की हर बात को मानता है और जिसे ये भी लगता है कि गांधी जी तो व्यक्ति नहीं ईश्वरीय अवतार हैं और वो देश को केवल स्वाधीनता नहीं दिलाएंगे बल्कि वो देश की सारी समस्याओं का समाधान कर देंगे, उस बावन दास का मोह भंग होता है। रेणु लिखते हैं कि बावन दास का दिमाग चटक गया है, वो अब उदास रहते हैं, राजनीति से उनका मोह भंग हो गया है। ये आज़ादी के बाद की बात है। उसी समय गांधी जी की मृत्यु हो जाती है और पता नहीं उन्हें कहाँ से मालूम पड़ता है कि बांग्लादेश के बॉर्डर पर जो कटहा कांग्रेस का जो सचिव है दुलारचंद कापरा, जिसका बाप जुए का व्यापार करता था, वो आज कांग्रेस का जिला सचिव हो गया है। वह तस्करी का माल लाने वाला है। बावन दास वहाँ जाते हैं, 50 गाड़ियाँ आती हैं। बावन दास उन गाड़ियों को रोकते हैं और कहते हैं कि गांधी के श्राद्ध के दिन में ये तस्करी का काम नहीं करने दूंगा। दुलारचंद कापरा, पुलिस का सिपाही राम बुझावन सब मना करते हैं कि बालदेव जी हट जाइए, नहीं हटते। बावन दास हट जाइए, वो नहीं हटते। और स्थिति यह होती है कि उनके ऊपर बैल चढ़ा दिए जाते हैं और बैल कटर कटर करके बावन दास गिर जाते हैं, मर जाते हैं। और दुलारचंद कापरा और पुलिस का सिपाही लेकर के उन्हें जो नदी है बांग्लादेश और हिंदुस्तान के बॉर्डर पे, उस सीमा पर ले जा करके पटक देते हैं, बांग्लादेश की तरफ पटक दे। तब बांग्लादेश नहीं बना था, पाकिस्तान था। पाकिस्तान की सीमा में ले जाके पटक देते हैं और उनकी झोली जो थी जिसमें उनकी माला वगैरह थी उसको एक पेड़ पर टांग देते हैं, जिसका बाद में उपन्यास के अंत में रेणु बताते हैं कि उसी पेड़ पर वो झोली टंगी हुई थी और उस झोली को लोगों ने ये समझा कि ये मनौती की कोई जगह है और लोग वहाँ पे चीथड़े बांधने शुरू कर देते हैं और एक महिला जा कर के अपनी मनोकामना के लिए भी चीथड़ चढ़ा बांध करके आ जाती है। यह मृत्यु एक तरफ तो मोह भंग है बालदेव का और कालीचरण की वो और कालीचरण की यह स्थिति है कि जिस पार्टी को उसने अपने घर की तरह माना और जिसको राजदिन चाहा, उसी पार्टी ने उसको धोखा दिया। तो दूसरी तरफ स्थिति यह है कि उस बावन दास का मोह भंग होता है तो कांग्रेस के कार्यकर्ता ही उसको मार करके उसकी लाश को पाकिस्तान की सीमा में डाल करके आ जाते हैं। यह मृत्यु बावन दास की मृत्यु नहीं है बल्कि उन गांधी के सपनों की मृत्यु है, उन गांधी की दोबारा मृत्यु है जिन गांधी को श्राद्ध से कुछ दिन पहले मार दिया गया था। फिर से बावन दास के माध्यम से गांधी की हत्या की जाती है। यह उपन्यास बृहत उपन्यास है और इसलिए बृहत उपन्यास है कि वो राजनीति जो गांव में गई थी उसमें सबसे ज़्यादा फायदा किसको हुआ? सबसे ज़्यादा लाभ हुआ जमींदार को, सबसे ज़्यादा लाभ हुआ विश्वनाथ प्रसाद मलिक को। और रेणु लिखते हैं कि उस मुकदमे के बाद विश्वनाथ प्रसाद मलिक का इतना कर्जा राम कृपाल सिंह जो रजपूत टोली के हैं उन पर हो गया था कि वो अपनी 300 बीघे ज़मीन गिरवी रख करके काशी केदार जी तीर्थ करने चले गए हैं। और खिलावन यादव जो नया जमींदार बना था जिस पर 150 बीघे ज़मीन थी, उसकी पूरी ज़मीन विश्वनाथ प्रसाद मलिक ने गिरवी रख ली है। और दिन में तो उसकी हिम्मत नहीं हुई क्योंकि नया नेता बना था यादवों का, रात को भैंस चराता है, यानी वो भी भूमिहीन हो गया है।
यानी जो दो बड़े जमींदार थे, जो छोटे छोटे विश्वनाथ प्रसाद मलिक के बाद के जो जमींदार थे, राम कृपाल सिंह और खिलावन यादव, दोनों की ज़मीन भी उनके कब्जे में चली गई, उनके पेट में चली गई। और संथालों की ज़मीन जिस पर संथाल कब्जा करना चाहते थे, जमींदारी उन्मूलन के बाद वो ज़मीन भी विश्वनाथ प्रसाद मलिक के पेटे में चली गई। आज़ादी का लाभ किसको? प्रसाद मलिक को हुआ, क्योंकि वही कांग्रेस के मेंबर हो गए और वही कांग्रेस के जिला सदस्य बन गए, और हो सकता है बाद में सचिव भी बन गए हों। लेकिन ये रेणु के संकेत हैं कि जो आज़ादी के बाद जो स्थितियां बनी थीं, उन स्थितियों में भूमि सुधार हुआ नहीं, क्योंकि इस देश की विडंबना यह है कि भूमि सुधार की तरफ किसी राजनीतिक दल ने ध्यान नहीं दिया। जमींदारी तो चली गई, लेकिन जमींदार तो इतने तेज थे कि वो तो ये कहा करते थे कि हम अपनी चालाकी से, अपनी बदमाशियों से ज़मीन को बचा के ले जाएंगे। ऐसी कौन सी बात है कि वो जो कि हम अब तक करते आए हैं और आगे नहीं करेंगे। और जो ज़मीन थी, उस ज़मीन के जो सबसे बड़े मालिक अंतिम समय में भी विश्वनाथ प्रसाद मलिक बने रहे। और स्थितियाँ यह हुई कि गांव की जो राजनीति, गांव की जो सामाजिक व्यवस्था, गांव के जो 12 वर्ण के लोग, जिनको उम्मीद थी कि आज़ादी आएगी, आज़ादी के बाद अंधेरा छटेगा, सूरज का, जैसा कि भाषण में कहा गया था, जैसे सूरज का डूबना तय है, वैसे इन सामंतों का जाना भी तय है। लेकिन सामंत गए नहीं, बल्कि सामंत नए रूप में आ गए, और उस नए रूप में जब सामंत आए तो और ज़्यादा ताकत के रूप में आए। ये मैलांचल हमारे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिदृश्य को उपस्थित करता है कि छठे दशक में जो स्थितियां थीं वो इस प्रकार की थीं, जबकि हमारे नए कहानीकार या नई कहानी के जो झंडावरदार थे वो मध्यवर्ग की कहानियाँ लिखते रहे और रेणु की उपेक्षा करते रहे। लेकिन रेणु उस गांव की चर्चा करते रहे, उस ज़मीन की चर्चा करते रहे, उन जातियों की चर्चा करते रहे, उन गरीब और मजलूमों की चर्चा करते रहे जिनको आज़ादी के बाद कुछ नहीं मिला था। इसलिए डॉक्टर प्रशांत कहते हैं कि इस गांव में केवल दो बीमारियां हैं, एक तो गरीबी है और दूसरी जहालत है। लेकिन मित्रों, आप जानते हैं कि वो गरीबी और वो जहालत आज भी उतनी ही है, जबकि मैलांचल को लिखे 66 वर्ष हो गए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।